उनका चेहरा जो बिल्कुल इनोसेंट फरिश्ता की तरह था वो। मैं तो बस 1 साल 13 महीने से मैं उनके साथ हूँ। इतने अच्छे इंसान, इतने स्वीट इंसान, जो किसी को कुछ ऊंची आवाज़ में बोला ना हो, उसकी मौत ऐसे इतने बुरे ढंग से होती है। राजा भैया की मर्जी से ही वहाँ हर काम होता है। हाँ राजा भैया बोले, हाँ राजा भैया बोले, हाँ राजा भैया बोले। हर जगह उन्हीं की मर्जी चलती है। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया उस खूनी दरिंदे को, उस पे कानूनी कार्रवाई, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं हो। प्रतापगढ़ के कुंडा का ये बलीपुर गांव है। बिल्कुल यूपी के दूसरे गांव की तरह ही एक आम गांव है। उसी तरह का कुआं है, उसी तरह के खेत हैं, उसी तरह के पेड़ पौधे, उसी तरह के जानवर हैं, उसी तरह के खलिहान हैं और उसी तरह के लोग हैं, उसी तरह की वेशभूषा बोली है। लेकिन अचानक ये सुर्खियों में इसलिए आ गया क्योंकि सिर्फ आधे घंटे के अंदर यहाँ 3 हत्याएं हो गईं। यूँ तो यूपी में 21 हत्याएं रोज़ाना रजिस्टर होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ के लिए ये ज़्यादा बड़ी बात इसलिए थी क्योंकि यहाँ यूपी पुलिस के एक डिप्टी एसपी को कत्ल कर दिया गया। पहले भीड़ ने उसका रिवॉल्वर छीना, उसे मारा, उसे लात घूंसों लाठी डंडों से पीटा, उसके बाद उसे गोली मार के उसकी लाश को एक खड़ंजे पे फेंक दिया। 2 घंटे बाद जब पुलिस वहाँ पहुँची तब उसने उसकी लाश बरामद की। इसके बाद पूरे मुल्क में तहलका मच गया। राजा भैया के मामले में समाजवादी पार्टी की सरकार अंदर अंदर उसको बचाने की कोशिश में लग रही है। यदि वो ऐसा नहीं होता तो अब तक वो अरेस्ट हो जाता है और अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया है। 3 घंटे 4 घंटे तक धरती के उस हिस्से पर कुछ भी कानून का राज नहीं रह गया था। जरूरी है कि ऐसे चीफ मिनिस्टर को या तो इस्तीफा खुद दे देना चाहिए या फिर मुलायम सिंह साहब की जिम्मेदारी है कि वो उससे जिम्मेदारी लेकर खुद प्रदेश की बागदौड़ अपने हाथ में लें। 3 हत्याकांड ये सरकार के माथे पर एक बड़ा कलंक है। अगर जरा भी नैतिकता है श्री अखिलेश यादव में तो तत्काल अखिलेश यादव जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हादसे की शुरुआत दरअसल यहीं से हुई। यही वो चाय की दुकान है जहां शाम को प्रधान जी अपने कुछ साथियों और गांव के लोगों के साथ बैठ के चाय पी रहे थे, गपशप कर रहे थे, जब कुछ लोग आए और उन्हें गोली मार दी। अब यहाँ सन्नाटा है, दुकान बंद हो चुकी है, फोर्स लगी हुई है, पीएससी के लोग हैं, यूपी पुलिस के लोग हैं, ताकि किसी तरह का टेंशन आगे ना हो, किसी तरह की और कोई घटना यहाँ पे ना होने पाए। अब गांव की शिकस्ता सड़कों को पुलिस की गाड़ियां रौंदती हैं। अजीब सर्द दहशतनाक मंजर है, जैसे अचानक खेतों में फसल के साथ पुलिस उगाई हो। गली के हर नुक्कड़ पे, हर छप्पर में वही नजर आते हैं जैसे गांव का ड्रेस कोड हो खाकी। गलियों में सन्नाटा चीखता है। वे सब जो खेतों में, चौपालों पे, नुक्कड़ की चाय की दुकानों पे नजर आते थे, अब घरों में कैद हैं। अब ये गांव वो गांव नहीं लगता। इस गांव के प्रधान नन्हे यादव अब नहीं रहे, बस नाम अभी भी बोर्ड पे उनका कायम है। झगड़ा प्रॉपर्टी का था। हमारी दाहिनी तरफ वो दुकानें नज़र आ रही हैं जिस पे कब्जे के लिए 2 गुटों में झगड़ा हुआ और इतने लोगों की जानें गई। ईंट गारे से बनी इन दुकानों को हासिल करने का झगड़ा था, जिसके लिए कुदरत की दी खूबसूरत जिंदगियां गंवा दी और हासिल हुआ कम पढ़े लिखे बेसहारा घर वालों के लिए एक अंधेरा भविष्य। इन्हें देख के प्यासा फिल्म का वो गाना याद आता है कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये वो घर हैं जो प्रधान की मौत के बाद जला दिए गए। प्रधान की डेड बॉडी जब गांव में पहुंची तो लोग प्रधान के समर्थक भड़क गए। वो उन घरों की तरफ दौड़ पड़े जिन लोगों से वो रंजिश मानते थे। इस इलाके में कई ऐसे घर थे जिनमें वो घुस गए। वो पेट्रोल और मिट्टी का तेल हाथों में लिए हुए थे। उन्होंने इन घरों को जला के खाक कर दिया।
जब भीड़ दौड़ती हुई यहाँ पे पहुंची तो इन घरों में रहने वाले जो थे वो घर छोड़ के भाग खड़े हुए, लेकिन उनके घर जले हुए अभी यहाँ पड़े हुए हैं। बहुत सारे जले के निशान नज़र आते हैं। यहाँ पे कुछ बर्तन हैं, कुछ छोटे मोटे सामान हैं, कहीं बक्से हैं, कहीं कुछ खाने पीने की चीज़ें पड़ी हुई हैं। घर में अनाज पड़ा हुआ है जो जल के खाक हो गया है। इस तरह जले हुए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे अभी भी नज़र आ रही हैं, लेकिन इन घरों में रहने वाले जो लोग थे वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग गए हैं। ईंट जोड़ के कितने दिनों में बनाए होंगे इन्होंने ये घर, और किस वहशियाना ढंग से जला दिए गए। छत तो जल गई, सिर पे सिर्फ एक मैला सा आसमान बाकी है। इनके मकीन तो उसी दिन भाग गए थे। अब ना किसी सांस की आवाज़, ना कोई सिसकी, ना कोई जुम्बिश। बच्चों की आवाज़ों से गूंजते घर सहरा से खामोश हैं। और इस जली हुई साइकिल की कहानी हैदराबाद धमाकों में मिली साइकिल से जुदा है। इसे खरीदने के लिए इसके मालिक ने 2 कुंतल गेहूं बेचा होगा, जिसकी फसल 5 महीने में पक के तैयार हुई होगी। गांव में हो रहे संघर्ष की सूचना मिलते ही सीओ ज़ियाउल हक अपने साथियों के साथ में यहाँ पहुँचे। यहाँ जब आए तो उन्होंने देखा कि लोग जो है बहुत नाराज़ हैं, झगड़ा कर रहे हैं, आंदोलन हो रहा है। पुलिस के यहाँ पहुँचने पे पुलिस और जनता के बीच में संघर्ष शुरू हो गया। फायरिंग में प्रधान के भाई की मौत हो गई। ये गोला देख सकते हैं, खून के सूखे धब्बे यहाँ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे वो गिरे हुए थे। ये मौत होने के बाद यहाँ पे मौजूद लोग और ज़्यादा भड़क गए, उनका गुस्सा और ज़्यादा हो गया और पुलिस और जनता के साथ संघर्ष होने लगा। जो सीओ के साथी थे वो सीओ को छोड़ कर यहाँ से भाग गए। सीओ अकेले घिर गए यहाँ भीड़ से। भीड़ ने उन्हें खींच लिया, कहते हैं उनकी सर्विस रिवॉल्वर भी छीन ली। उसके बाद उन्हें लात घूंसों लाठी डंडों से मारा पीटा गया और उसके बाद गोली मार दी गई। ये स्पॉट, ये जगह वही है जहाँ सीओ ज़ियाउल हक 30 साल की उम्र में मरे पाए गए। 2 घंटे तक पुलिस यहाँ दाखिल नहीं हो पाई। पुलिस जब यहाँ पे आई तो इसी खड़ंजे पे, इस जगह पे उनकी लाश यहाँ पे उन्हें पड़ी मिली। 1 साल पहले वो परवीन के घर बारात लेके आया था और 1 साल बाद परवीन मुर्दा घर उसकी लाश लेने आई है। सारी रात बेहोश थी, अभी भी होश कहाँ है। बार बार रोने लगती है। कुछ अजनबी उसे सहारा देते हैं। ये दर्द का रिश्ता है। हमें बताया नहीं गया था कुछ भी। हम शाम से परेशान थे। शाम से फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन नहीं लग रहा था, फ़ोन नहीं लग रहा था, फ़ोन नहीं लग रहा था। बस इंसाफ चाह रहे हैं। एक इनोसेंट फरिश्ता इंसान को घसीट के किस मुठभेड़ में ये जैकेट पे, शर्ट पे मिट्टी नहीं होती। हमने पूरा खोल के देखा है। पुलिस के लोग बताते हैं कि पूरे यूपी में अवैध असलहों को जमा करने और जब्त करने की एक मुहिम चलाई गई, लेकिन किन्हीं वजहों से प्रतापगढ़ में वो मुहिम नहीं चल पाई। कहते हैं कि इस गांव में ही 14 लाइसेंसी हथियार हैं और जब प्रधान की हत्या की खबर मिली तो आसपास से तमाम लोग जीपों में अवैध असलहे भर के यहाँ पहुँचे, जिसके साथ उन्होंने पुलिस से संघर्ष किया। घर से 2 जवान लोगों का उठ जाना कितना बड़ा गम होता है वो यहाँ के समझा जा सकता है। प्रधान नन्हे यादव और उनके भाई को गोली मार दी गई थी। ये उनका घर है। इनमें से कोई उनकी पत्नी है, कोई उनकी माँ है, कोई उनके भाई की पत्नी है, कोई उनकी बेटी है। ये सारे लोग उनके घर के हैं। कुछ बेहोश हैं, कुछ रुक के बेहोश हो जाते हैं, कुछ बैन कर रहे हैं, कुछ बोल पा रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। गम और गुस्से में है। इन्हें लग रहा है कि सीओ की मौत के आगे शायद लोग इनके घर के 2 जवान बेटों की मौत को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ये मारे गए प्रधान जी के छोटे भाई की पत्नी हैं। आप लोगों को कैसे पता चला, कुछ बताएंगे? भैया हमको लोगों को कुछ नहीं पता चला। वो भैया आ रहे थे, वहाँ काम पे गए थे और वहाँ चौराहे पर गोली मार दिए। हम लोग जब पुणे तो वहाँ गए, बड़े भैया को तो वहाँ पे उनकी मृत्यु घोषित हो गई थी। उसके बाद हम लोग आए, उनके बेहोश पड़े थे, उनकी लाश पर पड़े थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद पता चली कि मेरे
छोटे भैया को भी गोली मार दी गई, उनको भी ले गया हॉस्पिटल, वहाँ उनको भी मृत्यु घोषित हो गई। उसके बाद हम लोग रो रो के भिलक कर मर रहे हैं। उसके बाद हमारा कहना है कि जो यहाँ एफओ हैं उनको तुरंत तत्काल हटाया जाए। नहीं, मेरे पति और जो देवर बचे हैं उनके खिलाफ मुकदमा कर रहे हैं। आपको डर है किसी से अभी? हाँ, डर है। जो एफओ साहब है वहाँ उनको तुरंत तत्काल हटाया जाए। इन मौतों ने सियासत को भी खुराक दी है। जाहिर है कि सरकार के लिए शर्म का सबब है और पुलिस के लिए ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मुकाम, जो अपने कमांडर को वहशी भीड़ के बीच तन्हा छोड़ के भागी। इसने सियासी दुश्मनों को सरकार पे हमले का हथियार दिया है। 2 दिन तक यूपी असेंबली में हंगामा होता रहा। सीओ कुंडा जियाउल हक की हत्यारों को यह सरकार सरासर बचाने का पाप कर रही है और साथ ही साथ जब नामजद अभियुक्त हैं तो पहले उसको गिरफ्तारी करनी चाहिए और गिरफ्तारी करके ऐसे हत्यारों को सबक सिखाना चाहिए। लेकिन सपा सरकार सीबीआई का बहाना लेकर के अपराधियों को और विशेष रूप से सीओ कुंडा तथा ग्राम प्रधान बली पुरुष के भाई के हत्यारों को बचाने का पाप कर रही है। और सपा सरकार की इस काले कारनामे को उत्तर प्रदेश की जनता देख भी रही है। सीएम अखिलेश यादव प्रधान के यहाँ शोक के लिए पहुंचे, उन्हें पैसों की मदद भी की। कुंडा पहुंचे अखिलेश यादव को सीओ की हत्या की साजिश में नामजद पूर्व मंत्री राजा भैया के समर्थकों के गुस्से का शिकार बनना पड़ा। पार्टी की फूट यहाँ तब नजर आई जब राजा के समर्थकों ने अखिलेश के साथ गए मंत्री आजम खान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। दोनों लोगों के पत्नियों को हम लोगों ने सरकार की तरफ से 20-20 लाख रुपए दिए हैं, जो विधवा हैं, जिससे परिवार के जीवन यापन हो सके। ये सही है कि पैसा कोई भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन परिवार का सहयोग परिवार के मदद कर सकता है। जो परिवार है, पीड़ित परिवार यानी कि जो परवीन आजाद है, वो सीधे तौर पर राजा भैया को दोषी मान रही है। आप क्या राजा भैया को दोषी मान रहे हैं इस पूरे मामले में? मैं तो हर उस व्यक्ति को दोषी मान रहा हूं जो इसमें जरा सा भी हिस्सेदार है, लेकिन तय करने वाला मैं नहीं हूं, मैं अदालत नहीं हूं। हम जिसे बहुत प्यार करते हैं उसे मरने नहीं देना चाहते। फिर जियाउल की ये कोई मरने की उम्र थी? अब तो जिंदगी जीने के दिन आए थे। बचपन गांव में बहुत गरीबी में कटा, ट्यूशन करके यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, वरना गरीब बाप के पास तो उसे पढ़ाने का पैसा भी नहीं था। पढ़ के पुलिस अफसर बना, अच्छी लड़की से शादी हुई, बीवी भी डॉक्टर बनने वाली है। लेकिन जब अच्छे दिन आए तो उन्हें किसी की नज़र लग गई। जिंदगी उसे अपने घर बुला के मेहमान नवाजी करना भूल गई। मेरा लड़का बचपन से बहुत अच्छा था, पढ़ने लिखने गया, किसी के व्यवहार में अच्छा था और किसी से कोई जलना कोई बात नहीं थी। सबसे एक तरह से व्यवहार करता था। अल्लाह ताला ने उसको उसके कर्तव्य का फल दिया और आखिर में उसका ये हो गया। गांव के जवान बेटे का जनाजा उठा तो उसे रुखसत करने को हुजूम उमड़ पड़ा। माँ बाप को पता नहीं क्या क्या याद आया होगा। पैदाइश से मौत तक उसकी पूरी उम्र आंखों में घूम गई होगी। जब वो पेट में आया होगा, जब उसने दाना खाया होगा, जब डगमग डगमग करके चला होगा, जब पहले दिन स्कूल गया होगा, जब बाप के पास उसकी फीस देने को पैसा नहीं होगा, जब उसने वर्दी पहनी होगी, जब उसने सेहरा पहना होगा और जब कफन पहना होगा। एक लौ के जलने से एक लौ के बुझने तक सब कुछ। एक लौ बुझ चुकी है। एक दर्दनाक और दहशतनाक कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। लेकिन क्या लोग इस दर्दनाक और दहशतनाक कहानी से कुछ सबक लेंगे ताकि ये कहानी बार बार दोहराई ना जाए? प्रतापगढ़ के कुंडा में कैमरामैन आरसी जोशी के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।